हम समास पढ़ रहे हैं जिसमें आपको मैंने 3 समास पढ़ा दिए। पहला अव्ययीभाव, दूसरा तत्पुरुष और तीसरा क्रमधार्य। अब चौथा समास हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास की कैसे पहचान करें, हम कैसे खोज करें कि यह द्वंद्व समास है? देखो, हम इसके नियम देखते हैं, हम इसकी पहचान देखते हैं, कौन कौन से पहचान है, लक्षण क्या है, परिभाषा क्या है। देखो, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, या समान भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समान। इस समास में दोनों पद समान होते हैं या प्रधान होते हैं। इसमें न तो पूर्व पद न उत्तर पद, किसी एक की प्रधानता नहीं होती है, दोनों पद प्रधान होते हैं। देखो, इससे स्पष्ट कर लें, मान लीजिए ये बीच में एक योजक चिन्ह है, इस योजक चिन्ह के इस तरफ ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, दोनों समान हैं। बताओ, इसमें कोई फर्क है? ये भी द्वय और ये भी द्वय। इस आधार पर भी हम ये याद रख सकते हैं कि इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। पहली बात। नंबर 2, दूसरी बात है विग्रह। विग्रह में और या अथवा आदि, इनका प्रयोग मिलेगा आपको। किनका प्रयोग मिलेगा? और या अथवा आदि, इनका प्रयोग आपको विग्रह में अवश्य मिलेगा। यानी अब और कहां आता है, या अथवा कहां आता है और आदि कहां आता है, इस बात को हम जान लें। नंबर 3, और का प्रयोग कब होगा? विग्रह में और का प्रयोग कब होता है? जब दोनों एक साथ हो सकते हों, दोनों पद एक साथ संभव हो, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा? और का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होता है भाई? और का प्रयोग होता है। कब? जब दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद एक साथ संभव हो, तो वहां पर क्या होगा? और शब्द का विग्रह में प्रयोग होगा। जैसे माता पिता, माता पिता, अब एक साथ दोनों संभव हो सकते हैं, मां और पिता दोनों एक साथ हो सकते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में किसका प्रयोग होगा? और का प्रयोग होगा। जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा? माता और पिता, और पिता दोनों संभव है ना, इसलिए और का प्रयोग कर दिया। नंबर 2, या अथवा, इनका प्रयोग कब होगा? या अथवा, इनका प्रयोग कब होता है? जब दोनों एक साथ संभव नहीं हो, दोनों पद साथ संभव न हो, तो वहां पर क्या होगा? या अथवा, इनका प्रयोग होगा। देखो, जैसे लाभ हानि, इसमें विग्रह करते हैं तो या तो लाभ होगा या हानि होगी, दोनों एक साथ संभव नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसमें या तो या का प्रयोग कर दें या अथवा का प्रयोग कर दें। विग्रह होगा तब क्या होगा? लाभ या हानि। समझ में आ रहा है आपको? ये या अथवा का प्रयोग इस प्रकार से होता है। तीसरा देखें, आदि का प्रयोग कब होता है? आदि, दोनों पद के अतिरिक्त, दोनों पदों के अतिरिक्त शेष रहे
यानी कहने का मतलब है दोनों पद आ रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी कुछ शेष बचा हुआ, ऐसा अधूरापन लगता है, यानी कि उसमें अपूर्णता दिखाई देती है। तो उन दोनों पदों के साथ में विग्रह में किसका प्रयोग हो जाता है? आदि का प्रयोग हो जाता है। जैसे कपड़े लत्ते, कपड़े लत्ते, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? कपड़े लत्ते आदि, कपड़े लत्ते आदि। ठीक है, इस प्रकार से इसमें आदि का प्रयोग किया जाता है। तो यानी विग्रह में ये तीन चीजें प्रयोग होती हैं, और, या, अथवा, आदि। इन तीनों को अच्छी तरह से समझ लेना है। देखो फिर से एक बार देख लेते हैं, पहचान कैसे करते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो अथवा दोनों पद समान होते हैं वह कौन सा समास कहलाएगा? द्वंद्व समास कहलाएगा। दूसरी, जब विग्रह करते हैं तो इसमें और, या, अथवा, आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है, प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। समझ में आ रहा है ना आपको अच्छी तरह से? अब इसके उदाहरण देखते हैं, उदाहरण कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल, द्वंद्व समास के एग्जाम्पल देख रहे हैं। अभी देखा था आपने माता पिता, तो क्या होगा विग्रह? माता और पिता। राम रहीम, विग्रह क्या करेंगे? राम और रहीम। सीताराम, सीताराम, सीता और राम। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, तो क्या होगा? राधा और कृष्ण। इसी प्रकार से राम लक्ष्मण, क्या होगा? राम और लक्ष्मण। और देखते हैं लाभ हानि, लाभ हानि। अभी उदाहरण देखा था, अब देखो दोनों असंभव है ना एक साथ, असंभव होने के कारण से इसमें क्या होगा? या का प्रयोग होगा। लाभ या हानि। दिन रात, दिन रात, इनको दोनों प्रकार से कर सकते हैं। देखो लगातार के रूप में हम देखते हैं तो और आएगा, और यदि इनको पृथक करने की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें या का प्रयोग होता है। तो दिन और, दिन और रात, ये तो हो गया लगातार निरंतरता की दृष्टि से। और यदि पृथक करने की दृष्टि से देखते हैं तो होता है दिन या रात। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखते हैं सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह या शाम। यशाप यश, यशाप यश, विग्रह करेंगे तो क्या होगा?
यश या अपयश। समझ पा रहे हैं आप? यहां या का प्रयोग क्यों कर रहा हूं मैं? क्यों? क्योंकि यहां या तो यश होगा या अपयश होगा। इसमें यश और अपयश दोनों एक साथ संभव नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे दिन और रात है, सुबह और शाम है। सत्यासत्य, सत्यासत्य, तो क्या करेंगे? सत्य या असत्य। समझ पा रहे हैं? सत्य या असत्य। इसी प्रकार से और उदाहरण देखते हैं। दाल रोटी, तो क्या होगा? दाल रोटी आदि। क्यों आदि क्यों आई? क्योंकि दाल रोटी में आम आदमी कहता है जैसे कि कैसा चल रहा है भाई? चल रहा है दाल रोटी का गुजारा। दाल रोटी का गुजारा इसका मतलब ये थोड़ी है कि दाल और रोटी ही वह खा रहा है। इसके साथ में आप सब्जी भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, पुलाव भी ले सकते हैं, जो इच्छा है वो खा सकते हैं। लेकिन आम आदमी क्या कहता है? दाल रोटी का गुजारा चल रहा है। तो उसमें शेष और रह रहा है, यानी सभी भोज्य पदार्थ जो है वो इसमें आ जाते हैं, सभी भोज्य पदार्थ। इसलिए इसके साथ में आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और देखते हैं कपड़े लत्ते, कपड़े लत्ते, तो क्या करेंगे? कपड़े लत्ते आदि। कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर, तो क्या करेंगे? कंकड़ पत्थर आदि। दाल पानी, दाल पानी आदि। कहने का मतलब इसमें आदि का मैंने प्रयोग किया है, कारण क्या है? कारण यह है कि इनके अतिरिक्त भी शेष और है, यानी इसमें अभाव लग रहा है। वो अभाव जो आदि शब्द पूरा कर देता है। आदि लगते ही अपूर्णता का बोध हो जाता है कि इसके साथ में और भी शेष है, इसलिए आदि शब्द का इसके साथ प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? दोनों पद जिस समास में प्रधान होते हैं या दोनों पद जिसमें समान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण आपके सामने मैंने 10-15 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इस उदाहरणों के माध्यम से आपको समझ में आए होंगे। बात ध्यान रखना, 3 बातें, और अथवा आदि, इन तीनों का प्रयोग कैसे कैसे करना है, तीनों का विग्रह करते समय किस प्रकार से प्रयोग करना है, वो प्रयोग आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे तो आसानी से इसको आप हल कर सकेंगे। तो ये था आपका द्वंद्व समास। अगला समास लेते हैं द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास। द्विगु समास कहाँ होता है? देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, 2 पद है ना। हर समास में 2 पद होते हैं कम से कम, एक तो पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। तो पूर्व पद ये है, इसमें संख्यात्मक शब्द आ रहा है, द्वि। द्वि का मतलब 2, संख्या है ना 2। तो इस आधार पर ही हम समझ सकते हैं कि जिस समास में
पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्यावाची हो, वह द्विगु समास कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। इसलिए उस समास को हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। यह समूह का बोध करवाता है, यह समूह या समाहार, समाहार का बोध करवाता है, का बोध करवाता है। किसका बोध करवाता है? समूह का या समाहार का बोध करवाता है। जब विग्रह हम करते हैं, इस समास का विग्रह होता है, तो उसमें समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं इसको कि ये समास कैसे होता है। जैसे पंचवटी, पंचवटी तो 5 है ना, पहला संख्यावाची है, वटी वट, वट का मतलब होता है वृक्ष। तो 5 वृक्षों का समूह, 5 वृक्षों का समूह या समाहार, कोई भी एक ले सकते हैं, समाहार। इसी प्रकार से द्विपद, द्विपद तो क्या होगा? द्विपद 2 पदों का समूह। इसी प्रकार से चौपाया, चौपाया तो क्या होगा? 4 पायों का समूह। तिपाया, तिपाया तो क्या करोगे? 3 पायों का समूह। इसी प्रकार से चौराहा, चौराहा तो क्या करेंगे? 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। ठीक है, इसी प्रकार से त्रिभुज, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। क्या होगा? 3 भुजाओं का समूह। इसी प्रकार से चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। पंसेरी, पंसेरी 5 शेरों का समूह, 5 शेरों का समूह। समझ आ रहा है आपको? और उदाहरण देखते हैं इसके। इसी प्रकार से शताब्दी, शत यानी 100, 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह। इसी प्रकार से नवरत्न, क्या करेंगे? 9 रत्नों का
समूह, पंचरात्र, नवरात्र, नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। इसी प्रकार से सतरंगी, तो क्या होगा? 7 रंगों का समूह। शायद समझ पा रहे होंगे आप, यहां पर विग्रह में किसका प्रयोग हो रहा है? समूह का। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि द्विगु समास समूह का बोध करवाता है। किसका बोध करवाता है? समूह का बोध करवाता है। देखो, द्विगु और द्वंद्व समास में थोड़ा सा अंतर बताऊं। देखो, यदि दोनों पद संख्यावाची हो, क्या हो? दोनों पद संख्यावाची हो, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है, न कि द्विगु समास। दोनों पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची। जैसे 68, क्या है? 68, अड़ मतलब 8, 60 मतलब 60। दोनों पद संख्यावाची हैं, तो यहां पर द्वंद्व समास होगा और वो होगा 8 और 60। ध्यान रखना कि आप तो गुरुजी आपने तो बताया था पूर्व पद संख्यावाची होना चाहिए, तो यहां भी पूर्व पद संख्यावाची तो है। पूर्व पद संख्यावाची है, लेकिन इसका उत्तर पद भी क्या है? संख्यावाची है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? वहां पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। इसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पद संख्यावाची हैं। यदि एक पद यानी पूर्व पद संख्यावाची होगा तो वहां पर कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। बाकी कौन सा होगा? द्वंद्व समास। तो समझ पाए होंगे आप कि ये द्वंद्व समास किसे कहते हैं और द्विगु समास किसे कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।